Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic bolted connections. The prerequisites for this topic are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed introduction to IS 800-2007 design of bolted connections, net effective area, and we've also discussed efficiency of a joint along with its numerical problems. So in this lecture we'll be discussing design of a joint. तो डिजाइन और जो अभी तक हमने डिजाइन किया है उसमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन के हेल्प से. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. Two ISF sections 200 mm by 10 mm each and 1.5 mm long are to be joined to make a member length of 3 meters. Design a butt joint with the bolts arranged in the diamond pattern. The flats are supposed to carry a factor tensile force of 450 kN. Steel is of grade E250. 20 mm diameter bolts of 4.6 grade are used to make the connection. Also determine the net tensile strength of the main plate and cover plates. तो यहाँ पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है पहले वो देख लेते हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. तो सबसे पहले तो हमें बोल रखा है कि दो प्लेट्स हैं और प्लेट्स का क्या डायमेंशन है. प्लेट्स की डायमेंशन है अगर हम देखें तो B है 200 mm और जो थिकनेस है प्लेट्स की दोनों प्लेट्स की सेम है तो इसलिए हम B और T लिख रहे हैं. दैट इज इक्वल टू 10 mm. फिर हमें बोला गया है कि दोनों प्लेट्स जो हैं वो 1.5 मीटर्स लॉन्ग है. 1.5 मीटर्स लॉन्ग है आर टू बी जॉइंट टू मेक द मेंबर लेंथ इक्वल टू 3 मीटर्स. तो ये इंफॉर्मेशन है. फिर हमें बोलता है डिजाइन अ बट जॉइंट. तो अब अगर हम देखें तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हमें जॉइंट कैसा दे रखा है. हमें दे रखा है बट जॉइंट. अगर हम बट जॉइंट का फिगर बनाएं तो बट जॉइंट में क्या होता है हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं प्लेट्स को. तो ये मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया. अब हमें बोला गया है कि प्लेट्स की जो लेंथ है वो कितनी है इक्वल टू 1.5 है. तो 1.5 मीटर्स है और जो जॉइंट की लेंथ है या जो टोटल लेंथ है जो जॉइन करने के बाद जो लेंथ बनी है वो किसके इक्वल है वो है 3 मीटर्स के इक्वल. तो हमें क्या पता है हमें पता है कि ये एक प्लेट 1.5 मीटर की है 1.5 मीटर्स की है. ये दूसरी प्लेट भी कितने की है 1.5 मीटर्स की है यहाँ पे. और टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस जॉइंट की. टोटल लेंथ हो जाएगी इक्वल टू 3 मीटर्स. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में. फिर हमें बोलता है कि जॉइंट कैसा बनाना है. आपने बट जॉइंट बनाना है. तो अब बट जॉइंट हमें पता है दो टाइप के होते हैं. एक होता है सिंगल कवर और दूसरा होता है डबल कवर. तो हम देखेंगे कि हमने कौन सा बट जॉइंट यूज करना है क्योंकि डबल कवर की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है बेस्ट होता है. हमने पहले भी डिस्कस किया है इसलिए हम कौन सा चूज करेंगे. हम डबल कवर बट जॉइंट चूज करेंगे अपने जॉइंट के लिए. सो वी विल डिजाइन डबल कवर बट जॉइंट. अब हमें और बोला है कि आपके पास जो बोल्ट्स हैं वो अरेंज्ड है डायमंड पैटर्न में. तो एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे दे रखी है वो ये है कि आपने कैसे अरेंज करना है बोल्ट्स को डायमंड पैटर्न में. अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं या जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि पैटर्न क्या होगा बोल्ट्स का. अगर वो क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो हम बोल्टिंग जो चेन बोल्टिंग ले लेते हैं. अदरवाइज हम जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है डायमंड पैटर्न गिवन है. फिर हमें बोला गया है द फ्लैट्स आर सपोज टू कैरी अ फैक्टर टेंसाइल लोड ऑफ 450 किलो न्यूटन. तो आपके पास फैक्टर्ड लोड भी गिवन है. फैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू 450 किलो न्यूटन. तो ये हम बोल सकते हैं 450 किलो न्यूटन. फिर हमें दिया है ग्रेड ऑफ स्टील. ग्रेड ऑफ स्टील दिया है. अगर ग्रेड ऑफ स्टील की बात करें तो Fu बता रहा है. तो Fu कितना है. Fu है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये कैसे मुझे पता चला. ये मुझे पता चला क्योंकि जब हम ग्रेड हम दो तरीके से लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं Fe 410
या फिर सेम ही ग्रेड को, सेम ही स्टील को हम कैसे लिख सकते हैं, E250। तो अगर आपके पास E250 ग्रेड का स्टील भी है तो भी उसका FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होता है, 410 ही होता है। और ये इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है E250। मोस्टली FE410 लिखा होता है, बट यहाँ पे E250 सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है। अगर आपको ना पता हो तो आप क्या करेंगे, आप 250 ले लेंगे FU और आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। फिर हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ द बोल्ट, डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज इक्वल टू 20 mm। ग्रेड ऑफ द बोल्ट दिया है 4.6, तो मैं लिख सकती हूँ FUB कितना है, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये मुझे कहाँ से पता चला, ये मुझे पता चला फ्रॉम ग्रेड 4.6। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि कैलकुलेट द नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेन प्लेट, तो ये और कवर प्लेट, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। जब आप नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं मेन प्लेट की या कवर प्लेट की, तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आप जो बट जॉइंट है उसको डिजाइन भी कर रहे हैं और आप जॉइंट की स्ट्रेंथ भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिजाइन करना है पहले बट जॉइंट को, मतलब आपको बोल्ट्स की स्ट्रेंथ, बोल्ट वैल्यू निकालनी है, फिर आपको नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है, और इसका मतलब है आपने क्या बताना है, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कैलकुलेट करनी है या जॉइंट कैलकुलेट करना है। सो ये गिवन इंफॉर्मेशन है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिजाइन करेंगे अपने बोल्ट्स को। तो बोल्ट्स को जब हम डिजाइन करते हैं, हमें पता है सबसे पहले हम बोल्ट्स को किस में डिजाइन करेंगे, शेयर में डिजाइन करेंगे। शेयर में डिजाइन करने के लिए हम रेफर करते हैं क्लॉज 10.3.3 को। तो क्लॉज 10.3.3 को हम रेफर करेंगे। हमने डबल कवर बट जॉइंट अज्यूम करा है, तो ये हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट है। अभी हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बोल्ट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि कितना शेयर है और उसको समझ सकें, क्योंकि अभी हमारे पास पैटर्न ऑफ बोल्टिंग अवेलेबल नहीं है, हमें नहीं पता कि कितने रोज आएंगे, कितने कॉलम हमारे बोल्ट्स के। तो अभी मैंने सिर्फ एक बोल्ट शो करा है। तो क्लॉज 10.3.3 के हिसाब से VDSB डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट इज VNSB डिवाइडेड बाय गामा MB। गामा MB हमें पता है, अगर आप टेबल 5 को रेफर करेंगे तो गामा MB की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.25। कहाँ से आया था मेरे पास, टेबल 5 से आया है कोड के। अब VNSB क्या बोलता है, FUB अपॉन √3 इंटू NN ANB प्लस NS ASB इंटू बीटा LJ बीटा PK एंड बीटा LG। तो सबसे पहले तो देखते हैं NN की वैल्यू और NS की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि हमने ये जो कवर जो बोल्ट है उसको या जॉइंट को डबल कवर बट जॉइंट अज्यूम करा है, तो हमारे पास कितने शेयर प्लेन्स होंगे, 2 शेयर प्लेन्स हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हमारे पास 2 शेयर प्लेन्स हैं। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हम NN को इक्वल टू 2 अज्यूम कर लेंगे और NS को इक्वल टू 0 अज्यूम कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो हमने क्या अज्यूम करा है, हमने अज्यूम करा है कि जो दोनों शेयर प्लेन्स हैं वो किस में आ रहे हैं, थ्रेडेड पोर्शन में आ रहे हैं। सो NN की वैल्यू 2 हो गई। अगर NN की वैल्यू 2 हो गई तो ANB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ANB की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.78 इंटू पाई बाय 4 D स्क्वायर। तो हमारे पास D की वैल्यू है इक्वल टू 20 mm। तो ये कैलकुलेट होता है 245.04 mm स्क्वायर। तो मेरे पास A एंड B की वैल्यू कितनी आ गई है, 245 mm स्क्वायर। अब क्योंकि NS की वैल्यू 0 है तो हम ASB की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0। अब आते हैं इन बाकी के रिडक्शन फैक्टर्स पे। क्योंकि कोई भी पैकिंग प्लेट नहीं है तो हमारे पास जो रिडक्शन फैक्टर है बीटा पी के, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, आई एम सॉरी इक्वल टू 1। क्योंकि कोई भी पैकिंग प्लेट नहीं हम यूज कर रहे हैं तो हम कुछ भी रिड्यूस नहीं करेंगे, रिडक्शन नहीं करेंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी बीटा पी के की, इज इक्वल टू 1।
अब लेंथ ऑफ द जॉइंट हमें अननोन है, हमें नहीं बताया गया है कि कितना लेंथ होगा हमारे जॉइंट का, क्योंकि अभी तक हमारे पास बोल्ट्स नहीं है। तो इसलिए हम क्या अज्यूम कर लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि बीटा एल जे भी क्या है, इक्वल टू 1 है। बीटा एल जे भी इक्वल टू 1 हो गया। अब बचता है हमारे पास बीटा एल जी। तो बीटा एल जी के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रिप लेंथ चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारी ग्रिप लेंथ। और इस ग्रिप लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कवर प्लेट्स की थिकनेस चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में मुझे कवर प्लेट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ बोला है कि उसकी नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, कवर प्लेट की थिकनेस। तो कवर प्लेट्स की थिकनेस के लिए जब हमें कैलकुलेट करनी हो, अगर वैसे तो हमें क्या होता है क्वेश्चन में दी होती है, पर जब हमें खुद से कैलकुलेट करनी हो कवर प्लेट की थिकनेस, तो हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड बी not less than equal to 5 by 8 times t। t क्या है, थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट। तो जो भी मिनिमम थिकनेस होगी मेन प्लेट की, आप उसको ले लेंगे और उससे 5 by 8 टाइम्स जो है वो वैल्यू आपकी कवर प्लेट की थिकनेस हो जाएगी, मतलब उससे कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर मैं बोलूँ 5 by 8 टाइम्स ऑफ 10, तो मेरे पास वैल्यू आती है इक्वल टू 6.2 mm। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है। अब क्या क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है कि इस वैल्यू से जो थिकनेस है वो कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम नहीं होगी मतलब आपको क्या लेना होगा, आपको इसकी नेक्स्ट अवेलेबल जो साइज होता है प्लेट का वो यूज करना होगा। अब 6.2 से नेक्स्ट अवेलेबल साइज क्या है, 8 mm है। 7 mm की प्लेट हम नहीं यूज करते हैं। इवन नंबर्स में होती है जो प्लेट, मिनिमम थिकनेस 6 mm होती है, उसके बाद 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm इस तरीके से चलती है। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको बोलूं टी सी कवर प्लेट की थिकनेस को, तो मुझे क्या अज्यूम करना होगा, 8 mm अज्यूम करना होगा। हम 10 भी अज्यूम कर सकते हैं, बट क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.2 की है, तो कॉस्ट सेविंग के लिए और बहुत सारे अदर फैक्टर्स के लिए हम इसको सिंपली क्या अज्यूम कर लेंगे, 8 mm अज्यूम कर लेंगे। सिर्फ 6.2 mm से बड़ी होनी चाहिए। मैं 6 mm नहीं यूज कर सकती क्योंकि जो रिक्वायर्ड थिकनेस है वो कितनी है, 6.2। तो आप नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, नेक्स्ट साइज पे जाएंगे, लोअर साइज पे नहीं आएंगे। तो मैंने अज्यूम कर ली थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इक्वल टू 8 mm। अब जब 8 mm की मेरी कवर प्लेट हो गई तो ग्रिप लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रिप लेंथ क्या है, ग्रिप लेंथ ये टोटल लेंथ है जो हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो एल जी विल बी इक्वल टू सिंपली 8 mm plus 10 mm plus 8 mm which is equal to 26 mm। अब क्लॉज 10.3 पॉइंट बोलता है कि Lg जो है शुड बी लेस देन 5d। तो Lg तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं। 5d कैलकुलेट करते हैं, 5 इंटू 20 mm है हमारा नॉमिनल डायमीटर, सो दैट इज इक्वल टू 100 mm। तो बिकॉज yes since Lg is less than 5d, तो क्या हो जाएगा, बीटा एल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। ये किस क्लॉज से आया है हमारे पास, क्लॉज 10.3.3.2 से। तो वो बोलता है कि अगर आपका जो थिकनेस है, जो आपका ग्रिप लेंथ है वो बहुत लार्ज नहीं है, तो आपको रिडक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने बीटा एल जी की वैल्यू किसके इक्वल कर दी, इक्वल टू 1। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमारे पास बीटा एल जे भी 1 हो गया, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द जॉइंट नहीं दिया है। पैकिंग प्लेट हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों प्लेट्स की थिकनेसेस कितनी है, 10 mm की है, तो पैकिंग प्लेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए रिडक्शन फैक्टर वहां पे भी 1 हो गया। ग्रिप लेंथ जो है 5d से छोटी है, इसलिए यहाँ पे भी फैक्टर क्या हो गया, इक्वल टू 1। तो मेरे पास फॉर्मूला बचता है FUB अपॉन रूट 3 इंटू NN इंटू ANB प्लस 0, क्योंकि NS हमने 0 अज्यूम कर लिया है। इसकी वैल्यू आती है 113160.65 न्यूटन। तो हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट VNSP इज इक्वल टू 113.16 किलो न्यूटन।
पर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए VDSP। VDSP आता है VNSP अपॉन गामा M1 से, तो गामा MB से। तो दिस इज 113.16 divided by 1.25 which is equal to 90.56 किलो न्यूटन। तो मेरे पास पर बोल्ट जो शेयर है उसकी वैल्यू आ गई है इक्वल टू 90 किलो न्यूटन। तो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ कितनी है पर बोल्ट की, 90 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया शेयर के लिए। अब कैलकुलेट करते हैं बेयरिंग के लिए। तो बेयरिंग के लिए एज पर क्लॉज 10.3.4 VDPB is equal to VNPB अपॉन गामा MB। गामा MB फिर से किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1.25 एज पर टेबल 5। और VNPB की वैल्यू हमें क्या का फॉर्मूला हमें क्या दे रखा है, 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU। अब जब आप KB की बात करते हैं तो KB के लिए हमें पिच भी चाहिए होती है और हमें एंड डिस्टेंस भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। पिच जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप पहले क्लॉज यूज करेंगे 10.2.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे क्लॉजेस को मेंशन करें। तो मिनिमम पिच जो हमारे पास आती है इस क्लॉज से वो बोलता है 2.5 इंटू डी। सो 2.5 इंटू 20 दिस इज इक्वल टू 50 mm। अब क्लॉज 10.2.3.1 के अकॉर्डिंग हमारे पास मैक्सिमम पिच, अब क्योंकि डबल कापा बट जॉइंट है और टेंशन मेंबर हम यूज कर रहे हैं तो हम वैल्यू यूज करेंगे 16 टाइम्स टी और 200 mm। तो टी कौन सी है, टी हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम टी क्या है हमारे पास 8 mm। तो मैं सिंपली कर सकती हूँ 16 इंटू 8। सो दैट इज इक्वल टू 128 mm और 200 mm। जो भी इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, जो भी इनमें से लीस्ट वैल्यू होगी। तो लीस्ट वैल्यू हमारे पास 128 mm है। तो मैक्सिमम पिच कितनी हो सकती है, 128 mm हो सकती है मैक्सिमम पिच। अब हमें जो पिच की वैल्यू सिलेक्ट करनी है वो 50 mm और 128 mm के बीच में करनी है। सो मैं अज्यूम कर सकती हूँ पिच इज इक्वल टू 60 mm। तो मैंने अज्यूम कर लिया पिच की वैल्यू को कितना, 60 mm। तो एक तो मैंने पिच अज्यूम कर ली। अब बात आती है एंड डिस्टेंस की। तो एंड डिस्टेंस को हमें क्लॉज 10.2.4.2 बताएगा। ई मिनिमम उसके अकॉर्डिंग होता है इक्वल टू 1.5 टाइम्स डी एच। तो डी एच के लिए हम क्या करेंगे, हम जो नॉमिनल डायमीटर है उसमें 2 mm ऐड कर देंगे टू ऑब्टेन द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल। और ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला टेबल 19 ऑफ द कोड से, जहाँ पे स्टैंडर्ड क्लियरेंस के लिए हम 2 mm की क्लियरेंस ऐड करते हैं। तो ई मिनिमम कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 22 which is equal to 33 mm। तो ये हमारे पास मिनिमम एंड डिस्टेंस आ गया। अब मैक्सिमम एंड डिस्टेंस हमें बताएगा क्लॉज 10.2.4.3, जहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू होती है इक्वल टू 12 टाइम्स टी मिनिमम इंटू अपसाइलम। तो हम क्या कर सकते हैं, 12 इंटू टी मिनिमम इज 8 इंटू अपसाइलम, अपसाइलम इज इक्वल टू 1, क्योंकि अपसाइलम की वैल्यू क्या होती है 250 डिवाइडेड बाय एफ वाई। और एफ वाई कितना है हमारे केस में, जो स्टील हम यूज कर रहे हैं उसके केस में एफ वाई इज इक्वल टू 250। सो 250 डिवाइडेड बाय 250 अंडर द रूट इज इक्वल टू 1। सो अपसाइलम इक्वल टू 1 हो गया। 12 इंटू 8 हमारे पास आता है इक्वल टू 96 mm। तो अब हमें चूज करना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में जो वैल्यू है उसमें से हमें अज्यूम करना है एंड डिस्टेंस। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ 33 और 96 mm के बीच में कोई वैल्यू हमने अज्यूम करनी है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं E इक्वल टू 40 mm या फिर 50 mm, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, जस्ट विद इन द रेंज होनी चाहिए। अब वापस आ जाते हैं अपने फॉर्मूला पे। हमें ये पिच और एंड डिस्टेंसेस चाहिए थी KB कैलकुलेट करने के लिए। तो KB को कैलकुलेट कर लेते हैं। KB को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोड ने 4 फॉर्मूले दे रखे हैं।
which are equal to E upon 3 D naught. तो E is equal to 40 upon 3 into D naught is equal to 22 mm, which calculates to be 0.606. नेक्स्ट फॉर्मूला केबी के लिए हमें कोड देता है P अपॉन 3D नॉट माइनस 0.25. तो पिच हमने अज्यूम करी है 60 mm अपॉन 3 into 18 minus 0.25. So this is equal to 0.86. नेक्स्ट हमें कोड बोलता है कि केबी के लिए आप FU B अपॉन FU कैलकुलेट कर सकते हो. सो दैट इज इक्वल टू 400 अपॉन 410, जिसकी वैल्यू आती है 0.975 के इक्वल. और एक और वैल्यू केबी की हमें जो कोड देता है दैट इज इक्वल टू 1. तो अब हमें पता है कि हमें इन सब वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू चूज करनी है, लीस्ट वैल्यू चूज करनी है. तो 1, 0.606, 0.86 और 0.975 में से लीस्ट वैल्यू है इक्वल टू 0.606. तो केबी की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 0.606. अब हम इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. एक और चीज जो हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में देखनी होती है वो होती है टी की वैल्यू. तो टी वो बोलता है या तो आप प्लेट 1 की थिकनेस देखो जो 10 mm है हमारे केस में, प्लेट 2 की थिकनेस देखो, या फिर जो आपके पास कवर प्लेट्स हैं उनकी सम की थिकनेस देखो. तो हमारे पास दोनों प्लेट्स कितने mm की है, 10 mm की है, और जो कवर प्लेट्स हैं वो कितने mm की है, 8 mm की है. और दोनों कवर प्लेट्स की हमें क्या करनी होगी, थिकनेसेस ऐड करनी होगी. इसमें से जो भी लीस्ट वैल्यू है वो हमारी टी की वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लीस्ट वैल्यू किसके इक्वल है, 10 mm की इक्वल है. तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 mm. तो अब हमारे पास VNPB की वैल्यू आती है इक्वल टू 139137.6 न्यूटन. जब आप सारी वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट करी उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो आई कैन सिंपली राइट 139.13 किलो न्यूटन. ये है मेरे पास VNPB की वैल्यू. हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो VTPB कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू VNPB डिवाइडेड बाय गामा MB. तो हम कर सकते हैं 139.13 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज इक्वल टू 11.31 किलो न्यूटन. तो सिंपली मेरे पास VDPB की वैल्यू कितनी आ गई है 111.31 किलो न्यूटन. तो अब हम देखते हैं बोल्ट वैल्यू कितनी है. तो बोल्ट वैल्यू हो जाएगी मिनिमम ऑफ शेयर एंड बेयरिंग. तो शेयर में 90.56 किलो न्यूटन है और बेयरिंग में 111.3. तो इनमें से जो भी लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 90.56. तो हम बोल सकते हैं बोल्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास 90.56 किलो न्यूटन. अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ बोल्ट्स. तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं जो फैक्टर्ड लोड हमें दिया है, फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय द बोल्ट वैल्यू. तो फैक्टर्ड लोड हमें दिया है 450 किलो न्यूटन और डिवाइडेड बाय 90.56 which will be equal to 4.969. सो हम 4.969 को कितना लिख सकते हैं इक्वल टू 5. और हमें किस में अरेंज करना है, हमें डायमंड बोल्टिंग में अरेंज करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो डायमंड बोल्टिंग जब आप अरेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इजी हो जाता है अगर हम 6 बोल्ट्स यूज करें. तो हम कम बोल्ट्स नहीं यूज कर सकते जितने रिक्वायर्ड बोल्ट्स हैं, पर हम उससे ज्यादा बोल्ट्स यूज कर सकते हैं. तो हमें रिक्वायर्ड कितने हैं, हमें 5 बोल्ट्स रिक्वायर्ड है, पर हम कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, हम 6 बोल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं डायमंड बोल्टिंग में, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो फिगर बना लेते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 6 बोल्ट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6. अब ये जो 6 बोल्ट्स हैं हमने कैलकुलेट करे थे, पर आपको फिगर में 12 बोल्ट्स दिखाई दे रहे हैं. क्यों, क्योंकि ये पॉइंट है यहाँ पे हमारी जो प्लेट्स हैं वो ज्वाइन हो रही हैं, जैसे कि हमने डबल कवर बट जॉइंट में देखा था प्रीवियस
फिगर्स में। तो ये पॉइंट जो है वो हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। अब जो हमने 6 बोल्ट्स प्रोवाइड करने हैं वो हर प्लेट पे प्रोवाइड करने हैं, इसलिए मैंने हर प्लेट पे क्या कर दिया है, इस प्लेट पे भी 6 बोल्ट्स प्रोवाइड करें, इस प्लेट पे भी 6 बोल्ट्स प्रोवाइड करें। और हमें क्वेश्चन में गिवन था डायमंड बोल्टिंग डायमंड पैटर्न में, तो आप देख सकते हैं ये कैसा पैटर्न है, डायमंड पैटर्न है। यहाँ पे स्टैगर्ड है हमारी सारी जो पिच हम यूज कर रहे हैं वो सारा पिच, और जो गेज है वो कैसा है, स्टैगर्ड है। तो पिच हमने अज्यूम करी थी इक्वल टू 60 mm। तो जो पिच है, पिच कौन सी डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, तो दैट इज इक्वल टू 60 mm। यहाँ पे भी 60 mm है, यहाँ पे भी 60 mm होगी। और एंड डिस्टेंस हमने कितना कैलकुलेट करा, 40 mm। एंड और एज डिस्टेंसेस हम सेम रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 mm। अब हमें कैलकुलेट करना है गेज डिस्टेंस। तो गेज डिस्टेंस आएगा हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास गेज डिस्टेंस है। हम सारा का सारे बोल्ट्स के बीच में जो गेज डिस्टेंस है उसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अब गेज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल विड्थ ऑफ द प्लेट जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो कितनी है, 200 mm। तो हमें कितने गेज डिस्टेंसेस चाहिए, यहाँ पे एक गेज डिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा है, फिर हमारे पास यहाँ पे थर्ड गेज डिस्टेंस आता है, और यहाँ पे फोर्थ गेज डिस्टेंस आता है। तो मैं लिख सकती हूँ कि 40 प्लस 4 टाइम्स गेज डिस्टेंस प्लस 40 mm इज इक्वल टू 200 mm। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन मुझे क्या बता रहा है, ये बताएगा कि g की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो आई कैन राइट 4g इज इक्वल टू 120, और g कितना हो जाएगा, g हो जाएगा इक्वल टू 30 mm, जो हमारे पास कैलकुलेशन दी है उसके हिसाब से। तो ये हमने बना लिया अपना फिगर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम प्लेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो एज पर क्लॉज 6.3.1 TDN is equal to 0.9 AN FU upon gamma MB। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है AN। तो AN के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट सेक्शंस अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर रही हूँ सेक्शन 1 1। तो सेक्शन 1 1 में कौन सा अज्यूम कर रही हूँ, सेक्शन 1 1 इज दिस, ये जो ये है ये मेरा सेक्शन 1 1 है, जिसके अलोंग जो मेरी प्लेट है उसको मैं फेल करना अज्यूम करूंगी। अब जब मैं ये सेक्शन 1 1 चूज कर रही हूँ तो हमें ये देखना है कि जो मेरी मेन प्लेट है वो मेन प्लेट के लिए सबसे क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, मेरी मेन प्लेट के लिए सबसे क्रिटिकल सेक्शन सेक्शन 1 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये लोड P है ये ट्रांसफर होगा कवर प्लेट में, ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, अभी ट्रांसफर हुआ नहीं है। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाएं तो लोड सबसे पहले यहाँ से किस में ट्रांसफर होगा, कवर प्लेट में ट्रांसफर होगा। तो सबसे क्रिटिकल सेक्शन हमारी मेन प्लेट के लिए कौन सा रहेगा, मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन सेक्शन 1 1 रहेगा, क्योंकि अभी सारा का सारा लोड P जो यहाँ पे 450 किलो न्यूटन है वो कौन ले रहा है, मेन प्लेट ले रही है। और एकदम से ये लोड किससे शिफ्ट हो रहा है, इस एक बोल्ट के हेल्प से शिफ्ट हो रहा है कवर प्लेट में। तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक बोल्ट नहीं बाकी बोल्ट्स भी काम आ रहे हैं लोड शिफ्ट करने के लिए, पर जो मैक्सिमम लोड है या जो एकदम से क्रिटिकल सेक्शन होगा आपकी मेन प्लेट के लिए वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा सेक्शन 1 1। तो सेक्शन 1 1 में नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ बोल्ट्स n की वैल्यू है इक्वल टू 1। और क्योंकि ये चेन बोल्टिंग है यहाँ पे हमने डायमंड बोल्टिंग यूज करी है, और कोई भी स्टैगर्ड नहीं है, स्टैगरिंग नहीं है हमारे चोजन सेक्शन में, कोई डायगोनल नहीं है। तो मैं सिंपली ए एन कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, b माइनस एन डी एच इंटू टी से कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो b है हमारे पास 200, n हमने 1 लिया है, डी एच हमने कैलकुलेट किया था डायमीटर ऑफ द होल 22 है, और t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 10 mm, क्योंकि हम मेन प्लेट की बात कर रहे हैं। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 1780 mm स्क्वायर। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए डिजाइन स्ट्रेंथ। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू ए एन इंटू एफ यू अपॉन गामा m1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.9 इंटू 1780 इंटू एफ यू कितना है प्लेट का 400,
10 और गामा M1 कितना है 1.25 टेबल 5 से। सो TDN 11 यहाँ पे NAN भी क्या था 11 का सेक्शन 11 के अलोंग दिस इज इक्वल टू 525.456 न्यूटन। तो इसको मैं राउंड क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 525.46 किलो न्यूटन। तो सेक्शन 11 के अलोंग हमारे पास जो वैल्यू आ रही है टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्लेट की वो कितनी आ रही है 525.46 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि हमने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम मिनिमम लेते हैं प्लेट थिकनेस का। तो प्लेट थिकनेस मिनिमम क्या है, कवर प्लेट है मिनिमम थिकनेस यहाँ पे 8 mm की है और प्लेट जो है वो 10 mm की है। पर मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करी वो मल्टीप्लिकेशन मैंने 10 से करी क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ सेक्शन 11 पे जो मिनिमम जो मैक्सिमम लोड आ रहा है वो किस पे आ रहा है, कवर प्लेट पे नहीं आ रहा, मेन प्लेट पे आ रहा है। तो मेन प्लेट अभी यहाँ पे क्रिटिकल है, इसीलिए हमने इसका जो लोड कैलकुलेट किया वो किस पे करा, मेन प्लेट पे कैलकुलेट किया, इसलिए 10 mm की थिकनेस यूज करी। वैसे ही सेक्शन 22 की बात करते हैं। सेक्शन 22 के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन 22 है इस पे लोड जो है वो इंटरमीडिएट है। कुछ लोड मेन प्लेट से कवर प्लेट में ट्रांसफर हो गया है और कुछ लोड अभी भी मेन प्लेट से ही ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे हम मिनिमम थिकनेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं सिंपली 8 mm और कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं, 2 नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं। तो मेरे पास AN22 की वैल्यू आती है इक्वल टू 1248। अब हम TDN कैलकुलेट कर सकते हैं सेक्शन 22 के अलोंग। तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू आती है 368409.6 न्यूटन, जिसको मैं लिख सकती हूँ TDN22 इज 368.4 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली, यहाँ पे हम बोल्ट वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेट के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कितना TDN लगेगा। पर हमें क्या करना होगा, हमें बोल्ट वैल्यू ऐड करनी होगी क्योंकि इस पर्टिकुलर बोल्ट को फेल करने के लिए ये भी फेल करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, TDN22 जो एक्चुअल है इसको मैं बोल सकती हूँ पहले वाले को डैश, तो हम क्या करेंगे 368.4 प्लस 1 बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू एक क्यों, क्योंकि ये वाला जो पहला बोल्ट है हमें इसको भी फेल कराना होगा ताकि ये सेक्शन फेल करे। तो इसकी वैल्यू है, बोल्ट वैल्यू है हमारे पास 368.4 प्लस 90.56 किलो न्यूटन जो एड अप होता है 458.96 किलो न्यूटन के लिए। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड, जो सेकंड सेक्शन है उस पे कितनी हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट है। अब बात करते हैं सेक्शन 33 की। सेक्शन 33 में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन हो जाता है वो किसके लिए हो जाता है, कवर प्लेट के लिए हो जाता है। क्योंकि जो कवर प्लेट है यहाँ पे अब वो मैक्सिमम लोड कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कवर प्लेट में ट्रांसफर हो चुका है। क्योंकि पहले लोड कहाँ था, पहले लोड मेन प्लेट में था, मेन प्लेट से किस में गया, कवर प्लेट में गया, कवर प्लेट में जा रहा है और फिर कवर प्लेट में जाने के बाद वो किस में जा रहा है, यहाँ से नीचे जाएगा दूसरी प्लेट में, तभी तो आगे मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में लोड मूव करता है, पहले कवर प्लेट्स में गया मेन प्लेट से और मेन प्लेट से फिर कवर प्लेट से किस में गया, फिर से मेन प्लेट में गया और मेन प्लेट से आगे कंटिन्यू हो गया। तो सेक्शन 33 जो है वो हमारी कवर प्लेट्स के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। सो इसलिए हम जो थिकनेस यूज करेंगे वो थिकनेस भी किसकी यूज करेंगे, कवर प्लेट की यूज करेंगे। सो मैं लिख सकती हूँ B हमारे पास है 200, नंबर ऑफ बोल्ट्स आर 3 into 22 डायमीटर ऑफ द होल into कवर प्लेट की थिकनेस है 8 mm। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 1027। अब हमें पता है कि अगर मैं थर्ड सेक्शन पे टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालूं तो मुझे इन 3 बोल्ट्स की वैल्यू ऐड करनी होगी तभी ये यहाँ से फेल करेगा। प्लस क्या करना होगा, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी एट सेक्शन 33 उसमें हम डायरेक्टली 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि मैं इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकूं। और
तभी मैं इसको इस वैल्यू में ऐड कर सकूंगी क्योंकि 90.56 किस में है, किलो न्यूटन में है. सो आई ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ 316.45 किलो न्यूटन, जिसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, 93 इंटू 90.56 विच इज इक्वल टू 588.13 किलो न्यूटन. तो ये हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई. और यहाँ पे हमने देख लिया कि जो सेक्शन 3 है वो क्रिटिकल किसके लिए है, कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल है. और जो सेक्शन 1 है वो किसके लिए क्रिटिकल होता है, वो मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोड मेन प्लेट पे है और सेक्शन 3 में मैक्सिमम लोड किस पे है, कवर प्लेट पे. तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कैलकुलेट करना है. तो हमने देखा कि हमारे पास दो क्रिटिकल सेक्शंस आ रहे हैं और एक सेक्शन है जो हम स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं. तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट 6 है और बोल्ट वैल्यू कितनी है, 90.56. तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द बोल्ट्स की वजह से क्या स्ट्रेंथ है जॉइंट की, 543.36 किलो न्यूटन. फिर हमने देखा मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल कौन सा सेक्शन है, 1 सेक्शन जो है वो मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल है. और कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल कौन सा सेक्शन है, कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल 3 सेक्शन है. तो हमने उन सबकी वैल्यूज लिख ली है. अब इनमें से हम चूज करेंगे कि जो भी मिनिमम स्ट्रेंथ वाला या जो मिनिमम वैल्यू वाला सेक्शन होगा या जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मेरी स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट. तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट विल बी इक्वल टू 525.46 किलो न्यूटन. यहाँ पे प्लीज नोट कीजिए कि हमने सेक्शन 2 को नहीं कंसिडर किया, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकली एनालाइज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को और जब हम लोड ट्रांसफर का मैकेनिज्म देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि सेक्शन 2 ना ही मेरे मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल है ना ही मेरी कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल है. जब मैंने मेन प्लेट के लिए कवर प्लेट के लिए कैलकुलेशन करी है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने 8 mm से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने किसके लिए कैलकुलेशन करी है, कवर प्लेट के लिए कैलकुलेशन करी है. बट कवर प्लेट में अभी यहाँ पे मैक्सिमम लोड आया ही नहीं है, इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको मैं फिलहाल इंक्लूड नहीं कर रही हूँ अपनी स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट में. और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था कि कैलकुलेट द नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेन प्लेट एंड कवर प्लेट. तो जो सेक्शन 2 है ना वो मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल है ना वो कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल है, इसलिए हमने उसको स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट में इंक्लूड नहीं किया है. सो ये हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मेन प्लेट और कवर प्लेट ही यूज कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कितना आ गया है मेरे पास, 525.46 किलो न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 450 किलो न्यूटन, जो हमारा फैक्टर्ड लोड है. तो हमारा जो जॉइंट है वो क्या है, सेफ है against 450 kilonewton of factored load. So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.